Welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज जिस पोएम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पोएम का टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशन और लिखी हुई है ये श्री अरबिंदो के द्वारा। ये पोएम एक डीप फिलोसॉफिकल पोएम है। समझते हैं इस पोएम के बारे में। हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस पोएम को। इंट्रोडक्शन विद टू द पॉइंट। श्री अरबिंदो, महर्षि अरविंद, अरबिंदो घोष, अरविंद, अलग अलग नामों से जाने जाने वाले श्री अरविंद इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सन्स। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता के अंदर हुआ था। He was born in an illustrious family, and because he belonged to a rich family, इनका जो अर्ली एजुकेशन था वो ब्रिटेन के अंदर हुआ। He came back to India. He served in princely state of Baroda, and then he participated. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली those who study Sri Aurobindo, they divide his life into 3 phases. 3 बिल्कुल अलग अलग प्रकार के चरण, फेजेस हैं इनकी लाइफ में। फर्स्ट पार्ट इनकी अर्ली एजुकेशन से लेकर इनका जो फर्स्ट जॉब था, जो बड़ौदा स्टेट के अंदर इन्होंने करा, वहाँ बाद में ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी सिखाने लगे। उस समय तक इनका क्लासिकल यूरोपियन लैंग्वेजेस जो थी, जैसे लैटिन और ग्रीक और इंग्लिश और फ्रेंच, उसके ऊपर ग्रेट कमांड था। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस, संस्कृत और इवन साउथ की लैंग्वेजेस के ऊपर अपना कमांड, बंगाली के ऊपर इन्होंने अपना कमांड जमाया। सो एक टर्म यूज की जाती है ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में। ही वॉज बेसिकली अ पॉलीमैथ। इस टर्म को आप याद कर सकते हैं। पॉलीमैथ इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स, जो किसी एक फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट होता है। As you can see, he was a great religious thinker, a leading political activist. In fact, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए उनके समकक्ष, उनके इक्विवेलेंट है। He was a polyglot. I already polymath एक वर्ड हमने यूज करा है। पॉलीग्लॉट यूज किया जाता है a person who can speak many languages, who can read, speak and write in many languages, and a poet and an essayist. इनके works वो भी deep philosophical works हैं। So he is just हमने डिस्कस करा कि इंडियाज ग्रेट मॉडर्न फिलोसोफर हैं। इंडिया की एक बड़ी ही रिच, समृद्ध ट्रेडिशन है फिलोसफी की। बहुत एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ ग्रेट फिलोसोफर्स हुए। ये मॉडर्न 20th सेंचुरी के फिलोसोफर है। एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स। ये एक इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। द यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स, वेदर दे आर मटेरियल, मतलब भौतिक, इस संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, जो माइंड से जुड़ी हुई चीजें हैं, एंड स्पिरिचुअल, आत्मिक, जो आत्मा से जुड़ी हुई है। जनरली टेंडेंसी ये होती है फिलोसोफर्स की, इन तीनों को अलग अलग रखा जाता है। लेकिन श्री अरबिंदो वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स हु sought टू यूनाइट, जिन्होंने कोशिश करी कि इन सबको यूनाइट करके, इन सबको एकीकृत करके, संगठित करके एक साथ देखा जाए। मैं आपको बता रहा था कि इनका जो करियर है, इनका जो लाइफ स्पान है, उसको 3 फेजेस, डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटा जाता है। पहला जो फेज था जिसमें ये एक एकेडमिशियन थे, ये एक लेक्चरर थे, लेटर ये प्रिंसिपल भी बने, और उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए। फर्स्ट डेकेड जो 20th सेंचुरी का है, 1900 से लेकर 1910 के बीच में, he was involved in many political activities, खासकर वो एक्टिविटीज जो, जैसे हम बाद में जानते हैं, नरम दल और गरम दल, 2 टाइप के रेस्पॉन्सेस थे ब्रिटिश मोनार्की के खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। तो ये
डायरेक्ट एक्शन के फेवर में थे। तिलक और इन लोगों के साथ मिलकर इवन इन्होंने नेशनलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे इन्होंने स्पीचेस दिए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही, और एक दो बार इनके ऊपर मुकदमा भी चला, बट ही वॉज एक्विटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद ही वॉज इम्प्रिजन फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए इनको इम्प्रिजन किया गया था, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट खुद पार्ट नहीं लिया था, लेकिन इनके ऊपर था कि सेडिशन, मतलब इन्होंने विद्रोह की भावना को भड़काया है। नाउ जब ये इम्प्रिजन थे, अ ग्रेजुअल चेंज बिगिन टू हैपन, और वो चेंज ये था कि पॉलिटिकल नेशनलिज्म से इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा कहा जाता है ही हैड अ प्रोफाउंड विजन। एक टर्म मैं यहां पर यूज करता हूं, आप चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं, एपिफेनी। एपिफेनी इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, डिवाइन रियलाइजेशन। आपको अचानक पता चलता है कि संसार का बोध, इस संसार का सेंस वो क्या है, दैट मोमेंट इज एपिफेनी। ऐसा माना जाता है श्री अरबिंदो की लाइफ में भी एक मोमेंट ऑफ एपिफेनी आया था, और उसके बाद उन्होंने, जब वो जेल से छूटकर आए, ही बिकम डीपली एंगेज्ड इन लर्निंग अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, और उन सबको अपनी क्लासिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटेन करते हुए इन्होंने एक नई फिलॉसफी को प्रोपाउंड करा। 1910 इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, जब ये पौंडीचेरी में शिफ्ट हुए, जिसे आज हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। देखिए, पौंडीचेरी उस समय ब्रिटिश डोमेन नहीं था, मतलब वो इंडिया का पार्ट, ऐसा पार्ट था जिसके ऊपर ब्रिटेन गवर्न नहीं करता था, वो अंडर फ्रेंच रूल था। तो इस कारण अरबिंदो को ये था कि यहां पर आई एम सेफ। ही स्टार्टेड अ काइंड ऑफ लाइक रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब होता है अलग रहने वाला, क्योंकि बहुत वो रिमोट एरिया था, कोई ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं थी। ग्रेजुअली लोग उनको फॉलो करने लगे, स्पेशली द मदर नाम से जिनको जानते हैं, मीरा अल्फांसो, वो उनकी क्लोज एसोसिएट बनी, और उसके बाद धीरे धीरे ये एक मिशन बनता चला गया, और यहां पर इन्होंने आश्रम सेट करा, और यहीं पर इन्होंने डेवलप करा इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल का मतलब होता है एकीकृत या संगठित, और योग तो हम जानते ही हैं, हमारे इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के प्रमुख जो विश्व को दिया हुआ उनका योगदान, कंट्रीब्यूशन है, उसमें से एक है। अपनी डेथ जो 1950 में हुई, तब तक वो वहीं रहे। 1914 से 1921 तक हमने इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, बट एट प्रेजेंट आवर कंसर्न इज श्री अरबिंदो एज अ राइटर। तो यहां मैं कुछ फोकस करना चाहता हूं उनकी रचनाओं के ऊपर, हिज कंपोजिशंस। 1914 से 1921 तक, वैसे उससे पहले भी ये कुछ न्यूज़पेपर्स को एडिट कर चुके थे, लेकिन एक मंथली जर्नल द आर्या इन्होंने पब्लिश करा था। मंथ में एक बार ये इसका एक इशू आया करता था, और इसका पर्पस ये था, इट वाज एन ऑर्गन ऑफ हिज थॉट, जिसके माध्यम से जो भी इनके विचार, जो आइडियाज थे, जो रेवोल्यूशनरी थे उस समय, उनको ये स्प्रेड किया करते थे। ऑल ऑफ हिज ग्रेट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल एंड पोएटिकल वर्क वर पब्लिश्ड ओरिजिनली इन द इश्यूज ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ये उनके कुछ फेमस फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं। The Ideal of Human Unity, The Life Divine, one of his greatest contribution to the field of philosophy, Essays on the Gita, The Foundations of Indian Culture, The Future Poetry, again an enormous valuable book, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को प्रेजेंट करा। एक और उनका जो पोइट्री एज अ पोइट उनका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, वो है उनका एपिक सावित्री, अ वेरी लेंथी वर्क, जिसके अंदर जिस तरह से स्पेंसर को वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर उनकी एपिक फेरी क्वीन को देखा जाता है, विच इज बेसिकली अ स्टोरी इन ए स्टोरी इन ए स्टोरी, मतलब कई लेवल पर उस पर मीनिंग है। ठीक उसी तरह से सावित्री जो एक एपिक है, इट इज अ
जो स्टोरी है वो इंडियन माइथोलॉजी से ली गई है, बट इट इज नॉट जस्ट अ प्लेन रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी। किसी कहानी को एज इट इज इंग्लिश में नहीं सुनाया गया है। इट इज पोएटिक सिंबल ऑफ योग और डिवाइन यूनियन, योग यूनियन ऑफ द मॉर्टल विद द इमॉर्टल। हमारा जो ये सोनेट है ट्रांसफॉर्मेशन, या इनकी अधिकांश जो पोएम्स है अरबिंदो की, वो इसी कॉन्सेप्ट, इसी मूल सिद्धांत पर काम करती हैं कि जो हम अलग अलग विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं इस लौकिक और परालौकिक या अलौकिक को, कोशिश करते हैं अरबिंदो की लौकिक और अलौकिक को एक साथ किस तरह से लाया जा सके। चलिए बात करते हैं हम आज की अपनी पोएम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। टाइटल ही बहुत कुछ बता देता है इस पोएम के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाना। यह ध्यान रखिए, फॉर्म का चेंज होता है, इसीलिए मैंने शब्द यूज करा हिंदी का रूपांतरण, रूप परिवर्तित हो जाता है। इज अ सोनेट, सोनेट है लेकिन बड़ा इनोवेटिव सोनेट है। ये एक स्लेविश कॉपी नहीं है कि उन्होंने स्पेंसर या मिल्टन के किसी के सोनेट देखे और उसको कॉपी करा। यस, द फॉर्म इज दैट ऑफ अ सोनेट, फॉर्म तो सोनेट की है लेकिन उसके अंदर इनोवेशन खुद अरबिंदो का है। इट प्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। नाउ व्हाट इज ग्रेजुअल चेंज? ग्रेजुअल चेंज होता है क्रमगत परिवर्तन, मतलब जो सडन, एकदम अचानक नहीं है, आप धीरे धीरे रियलाइज करते हैं, आपको धीरे धीरे एहसास होता है, पता चलता है कि चेंज, यू आर अंडरगोइंग अ चेंज, आप में परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन कौन सा है? अ फिजिकल लेवल, जो हमारा शरीर, जो हमारा लौकिक, जो हमारा भौतिक लेवल है, वहां से हम कहां पहुंच जाते हैं? स्पिरिचुअल लेवल ऑफ डिविनिटी। इवन इन दिस मॉर्टल लाइफ, दिस इज द मेन theory, this is the main concept in this poem. एक्चुअल में इस पोएम को हम यूं भी समझ सकते हैं कि श्री अरबिंदो का जो इंटीग्रल योग है, वो सिद्धांत क्या कहता है। तो उन्होंने एक फिलॉसफी, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलप करी थी, जिसका एम ये था अचीविंग अ हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एक तारतम्यता, एक बैलेंस, एक तरह का कॉम्बिनेशन बिटवीन द डिवाइन and the earthly existence, very difficult one. जनरली हम सेपरेट रखते हैं इन दोनों प्लेन्स को, इन दोनों स्तरों को। हम मान के चलते हैं धरती पर हमारा जो जीवन है और जो हमारा धरती से परे जीवन है, वो धरती पर हम शरीर हैं और वहां पर हम आत्मा हैं। लेकिन अरबिंदो इन दोनों को हार्मोनाइज करने की, इन दोनों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि इस डिवाइन लाइफ को अचीव करने के लिए बॉडी का त्याग करना, अबेंडन करना नेसेसरी नहीं है। सॉरी, अ डिवाइन लाइफ इज पॉसिबल, वह डिवाइन लाइफ पॉसिबल है अपॉन दिस अर्थ विद दिस बॉडी एज द बेस। अगर हम इस शरीर को भी बेस बनाएं, अगर हम इस शरीर को केंद्र भी बनाएं, तो ऐसा नहीं है, शरीर का अबेंडन, शरीर को त्यागना जरूरी है, उसके बिना भी हम प्राप्ति कर सकते हैं डिवाइन की। एक्चुअली में अरबिंदो ने इसके लिए, मैंने जो आपको अभी बताया था इंट्रोडक्शन टू द पोएट के अंदर, ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योग। इंटीग्रल योग, या फिर इसको एक और उन्होंने नाम दिया पूर्ण योग। देखिए, योग की जो अवधारणा है, योग का जो कॉन्सेप्ट है, वो भारतीय दर्शन में नया नहीं है। अलग अलग महाज्ञानियों ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग सेजेस ने योग और उसके महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। बट व्हाट इज नाउ समथिंग added by Sri Aurobindo? He proposed that the ultimate goal of yoga is not just personal liberation but the transformation of entire being. देखिए, योग भारतीय दर्शन या फिलॉसफी में एक इस तरह का था कि वो हमें जोड़ता था, हमारी पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत, हमें मुक्ति दिलाने का काम करता था। लेकिन अरबिंदो कहते हैं एंटायर बीइंग, मतलब इसके अंदर केवल आत्मा और मस्तिष्क की नहीं, माइंड, बॉडी एंड सोल,
तीनों ट्रांसफॉर्म होते हैं टू फुलफिल अ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, और उसके लिए वी नीड नॉट टू लीव दिस अर्थ, हमें इस धरती को छोड़ने की कतई जरूरत नहीं है। हम इस धरती पर भी डिवाइन लाइफ, उस दैवीय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं इफ वी फॉलो द रिगर्स, इफ वी फॉलो द स्टेप्स, इफ वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ पूर्ण योग और इंटीग्रल योग। चलिए पोएम देखते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि ट्रेडिशनल पोइट्री जैसे वर्ड्स भी यूज नहीं है, लेकिन अगर हम समझेंगे मेटाफर्स जो बहुत खूबसूरत यूज करे हैं, जो एनर्जी हम देखेंगे पोइट ने यूज करी है, इट इज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस रीडिंग दिस पोएम एंड लर्निंग अबाउट इट। My breath runs in a subtle rhythmic stream. It fills my members with a might divine. I have drunk the infinite like a giant's wine. Time is my drama or my pageant dream. जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, it starts with the process of this पूर्ण योग और इंटीग्रल योग। देखिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो अरबिंदो और उससे पहले भी भारतीय दर्शन में श्वास और ब्रीदिंग से लिया गया है कि 3 प्रकार की प्रणाली हमारे शरीर में काम कर सकती हैं। जिन्होंने भी भारतीय वांग में थोड़ा सा दर्शन पढ़ा है, इड़ा और पिंगला, इन दोनों नाम आपने ये दोनों नाम सुने होंगे। ये दोनों श्वास तंत्र में ले जाने वाली वो प्रक्रियाएं हैं जिससे श्वास अंदर और बाहर आता है। लेकिन एक और नाड़ी है सुषुम्ना, वो जब जागृत होती है तब वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल का मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इड़ा और पिंगला दायां और बायां, और बिल्कुल मध्य में होती है सुषुम्ना। ये जो प्रक्रिया है ये गहन प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कुछ इसी प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए अरबिंदो कहते हैं, माई ब्रेथ रन्स। नाउ ब्रेथ इज लाइक अ रिवर। यहां पर सांसों को तुलना की गई एक नदी से, सटल रिदमिक स्ट्रीम। सटल विच इज नॉट ऑब्वियस, जो ऊपर सतह पर परिलक्षित, जो ऊपर सतह पर नहीं दिखती है, बट देयर इज अ रिदमिक स्ट्रीम जस्ट लाइक वेव्स। जैसे एक वेव्स होती है जो इसके अंदर एक छुपा हुआ रिदम होता है, ठीक उसी तरह से माई ब्रेथ रन्स, मेरी सांसें चलती हैं एक बिल्कुल रिदमिक फ्लो के अंदर। देखिए रिदम का होने का मतलब ही क्या है? रिदम होने का मतलब है जो राइज एंड फॉल है उनके बीच का जो गैप है वो बैलेंस्ड है। इट फिल्स, ये जो इट है किसके लिए आया है? माई ब्रेथ के लिए। जब इस प्रकार से ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है, इट फिल्स, ये भर देता है, माई मेंबर्स। व्हाट आर मेंबर्स? ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को किससे भर देता है? विद अ माइट डिवाइन। देखिए यूज कैसे करा है राइम को सेट करने के लिए। डिवाइन और माइट, मतलब पहले आना चाहिए एडजेक्टिव और फिर आनी चाहिए नाउन, लेकिन यहां पर पहले लगा दी गई है नाउन और फिर लगाया गया है उसके बाद एडजेक्टिव। तो क्या कह रहा है वो? इट फिल्स माई मेंबर्स विद माइट डिवाइन। किस माइट से, किस ताकत से? माइट इज पावर, डिवाइन, दैवीय। जब मैं इस तरह से रिदमिक एक बहुत ही क्रम के अंदर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करता हूं, आई फील, मैं महसूस करता हूं, ऑल माई ऑर्गन्स आर फिल्ड विद एनर्जी। कैसी एनर्जी? नॉट जस्ट कॉमन एनर्जी, ऑर्डिनरी एनर्जी, इट इज डिवाइन एनर्जी। और ऐसा लगता है, मेटाफर, नेक्स्ट मेटाफर का यूज है, आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जायंट्स वाइन। नाउ थिंक अबाउट अ ड्रंकार्ड, एक शराबी व्यक्ति जिसको शराब की लत है, नशा है। जस्ट लाइक जब वो पीता ही चला जाता है और उसको ऐसा लगता है पीने के बाद, मान लो ही हैज टेकन एवरीथिंग, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से ये जो श्वास और निश्वास का क्रम है, ऐसा लगता है आई हैव ड्रंक, मैंने स्वयं जो इनफाइनाइट, फाइनाइट है हम सब, जिनका अंत निश्चित है, जिसकी सीमा है, इनफाइनाइट है वह सीमाहीन, असीमित,
मतलब चाहे आप इसे ब्रह्मांड कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, लाइक अ जायंट्स वाइन, जिस तरह से एक जायंट का बड़ा सारा जग होता है वाइन का और जिसको वो पीकर तृप्त महसूस करता है, ठीक उसी तरह से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आई फील, मुझे महसूस होता है आई हैव टेकन द होल जार, होल बीकर, इस डिवाइन वाइन का मैंने पी लिया है। और उसके बाद क्या लगता है, देखिए जो टाइम है इट इज फॉर फाइनाइट, इसका जो नाप है, इसका जो मेजरमेंट है वो हम लोगों के लिए है। जैसे ही हम बॉडी और इस वर्ल्ड से परे जाते हैं, देयर इज टाइमलेसनेस, समय का कोई मतलब नहीं रहता। समय किससे बंधा हुआ है? शरीर से बंधा हुआ है। आत्मा इससे परे है, सोल इज बियॉन्ड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए जैसे ही इनफाइनाइट की रूपी वाइन को वो पीता है, जैसे ही वो ये रिदमिक एनर्जी फील करता है, वो टाइम जो सबको अपना टॉय, अपना पपेट बना के रखता है, हम सब टाइम के आगे पपेट हैं, लेकिन वो टाइम क्या बन जाता है? माई ड्रामा, आई कंट्रोल द टाइम। मैं टाइम को ड्रामा जैसे एक डायरेक्टर कंट्रोल करता है एक्शन को, आई कंट्रोल द टाइम, माई पेजेंट ड्रीम। और मेरे जो ड्रीम है वो क्या बन जाते हैं? द पेजेंट। मैं जैसे उनको डिस्प्ले करना चाहता हूं, मतलब आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई टाइम एंड ओवर माई कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना के ऊपर और मेरे समय के ऊपर आई हैव टोटल पावर, टोटल कंट्रोल। This is the magic of this subtle rhythmic stream. This is like drinking the infinite. जब मैंने infinite पी लिया तो ये finite का जो constraint है, सीमितता है, वो कम हो जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। मैं लाइक लगाया तो इसलिए मेटाफर की जगह सिमली है यहां पर। नेक्स्ट 4 लाइंस के अंदर और आगे बढ़ाता है, इसी बात को कहता है नाउ। नाउ का मतलब जब ये काम हो गया, व्हेन आई हैव ड्रंक दैट पर्टिकुलर वाइन, व्हेन आई फील वन विद दैट डिवाइन, जब मुझे ऐसा लगता है मैं और वह जो निराकार है, जो समय से परे है, वो एकाकार हो गए हैं। वी हैव बिकम वन। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे छोटी यूनिट बॉडी की, वो भी क्या हो गई है? इल्यूमाइंड। इल्यूमाइंड, फुल ऑफ लाइट, या हम वही कह सकते हैं जैसे सुषुम्ना, जागृत होना। एक एक जो सेल है, शरीर का छोटे से छोटा यूनिट, ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो भी इल्यूमाइंड हो गया है, रोशनी से भर गया है। जॉय इज फ्लेमिंग स्कीम। Now they are no more just particles, they are no more just organ, they have become a part of joy's scheme. Flaming जो आगे बढ़ती जा रही है, जो रोशनी देती जा रही है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे के अंदर एकदम से तेज रोशनी जला दे तो एक एक कोना रोशनी से भर जाता है, ठीक उसी तरह से दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट हैज चेंज्ड ईच एंड एवरी सेल इनटू एन एलिमेंट ऑफ जॉय। वो सब जॉय का पार्ट बन गई है। एंड चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, चेंज, परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ है? माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स। वी ऑल नो ब्रांचिंग नर्व्स, पूरा जो बॉडी है इट इज लाइक टेंगल्ड ब्रांचेस, जो शाखाएं आपस में उलझी हुई हैं। एंड थ्रिल्ड, वो एक्साइटेड है, द चेंज इज कमिंग। अभी तक वो केवल ब्लड को लाने ले जाने का काम कर रही थी, सिग्नल्स को ब्रेन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ब्रेन ले जा रही थी। अचानक उनको पता चलता है जॉय एंड डिवाइन इज आल्सो देयर पार्ट, दे आर थ्रिल्ड अबाउट दिस। उनको इस चीज से लेकर इतनी खुशी है। टू फाइंड तो ये जो चैनल्स हैं, ये नर्व हैं, ये किसमें चेंज हो गए हैं? यहां नहीं है, फाइन चैनल, वो चेंज हो गए हैं चैनल्स के अंदर। देखिए अभी तक वो केवल क्या थे? अभी तक वो नर्व्स थी, अब वो क्या बन गए हैं? चैनल्स बन गए। चैनल का मतलब रास्ते, इस टाइप से, दिस इज अ चैनल। अब ये किसके चैनल बन गए हैं? क्या चेंज आ गया है? अभी तक ये क्या लेकर कैरी कर रहे थे? अभी तक ये नर्व्स कैरी कर रहे थे सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन।
लेकिन अब ये क्या कैरी कर रहे हैं? रैप्चर। रैप्चर इज जॉय अनलिमिटेड, असीमित अपरिमित खुशी। अपरिमित तो हो गई, टाइम तो अब रहा ही नहीं है। ओपल एंड हाइलन। व्हाट इज ओपल, व्हाट इज हाइलन? अनदर इमेजेस। ओपल और हाइलन आपको मैं दिखाता हूं। दे आर टू टाइप ऑफ स्टोन्स, पत्थर हैं। इन पत्थरों की विशेषता होती है दे आर ट्रांसल्यूसेंट, मीन्स इनमें से जब रोशनी गुजरती है तो दे क्रिएट डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल काइंड ऑफ इमेजेस। जैसे इनको कैप्चर कर लिया और रोशनी को इन्होंने अपने में कैद, इम्प्रिजन कर लिया। सिमिलरली जो मेरी नर्व्स थी, वो नर्व्स नर्व नहीं रही हैं, वो चैनल्स बन गए हैं रैप्चर, हैप्पीनेस के। ऐसा लगता है उनसे फूट फूट कर रोशनी बिखर रही है, मानो वो ओपल और हाइलन हो गए। क्यों बने ये चैनल? फॉर द इनफ्लक्स। ये चैनल बने इनफ्लक्स, इनकमिंग के। किसकी इनकमिंग की? द अननोन, डिवाइन। ये नोन है, ये वर्ड नोन है, वो डिवाइन अननोन है। एंड द सुप्रीम, द मोस्ट पावरफुल। मतलब नाउ माई बॉडी, जो अभी तक केवल सिग्नल, ब्लड इनका काम कर रही थी, विल रिसीव द मोस्ट ऑनरेबल गेस्ट। कौन है वो गेस्ट? होस्ट ही एक्चुअल में द अननोन, द सुप्रीम। उसको रिसीव करने की खुशी के कारण मेरी नर्व्स जो हैं वो नर्व्स न रहकर चैनल बन गई हैं, जिनके अंदर ओपल और हाइलिन जैसी ट्रांसल्यूसेंट ब्राइटनेस है, रैप्चर है, जॉय है। कब हुआ ये? जब मेरी ब्रीदिंग ने ऐसा लगा कि एक वाइन, डिवाइन वाइन पी ली है और टाइम को मैंने अपना स्लेव बना लिया है। इसी चीज को आगे कैरी करते हुए लास्ट जो 6 लाइन्स हैं उनमें वो बोलते हैं और उनको रियलाइज होता है, आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश। वेसल, वेसल हियर मींस स्लेव। नो मोर, जैसे टाइम इज नो मोर अ कंस्ट्रेंट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक उसी तरह से आई एम नो मोर अ वेसल ऑफ फ्लैश। अब ये फ्लैश, दिस स्किन एंड बोन, ये जो बॉडी है, जो फिजिकलिटी है, नो मोर, ये मुझे बांध कर नहीं रख सकती। I a slave to nature and her leaden rule. Nature means changing cycles. Spring, summer, autumn, winter, dead. Spring, summer, autumn, winter, dead. It is, I am no slave. I am not bound. मैं बंधा हुआ नहीं हूं इस साइकिल ऑफ नेचर से और हर लेडन रूल। हमारी लाइफ के अंदर जो चाइल्डहुड, यूथ, मेच्योरिटी, ओल्ड, डेथ, चाइल्डहुड, यूथ, मेच्योरिटी, ओल्ड, डेथ, ये जो लेडन रूल्स हैं नेचर के, जो दुनिया के प्रत्येक एनिमेटेड चीज को कंट्रोल करते हैं, नो मोर, आई एम नॉट अ स्लेव टू दीज रूल्स। I am caught no more in the senses narrow mesh. Mesh is a jali, जाल. Just like a bird is caught in a narrow mesh. एक पंछी के जो पंख हैं वो फड़फड़ाते रहते हैं, बट वो मैश उसको उड़ने नहीं देता। आई एम नो मोर लाइक अ बर्ड, मैं उस पक्षी की तरह नहीं हूं। आई एम कॉट नो मोर, आई एम नाउ फ्री। मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जो सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनका नैरो मैश, जो हमें धरती से बांध कर रखती हैं, उनसे मैं क्या हो चुका हूं? फ्री, लिबरेटेड, मुक्त हो चुका हूं। माई सोल अनहराइजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। अनहराइजन, होराइजन का मतलब होता है द लिमिट वेयर अर्थ एंड स्काई मीट। जहां पर अर्थ और स्काई मीट करते हैं वो लिमिट। लेकिन मेरी सोल जो है, इट्स फ्लाइट इज बियॉन्ड द होराइजन, होराइजन से परे है। तो माई सोल इज अनहोराइजन, उसके लिए कोई लिमिट, कोई सीमा, कोई अंतिम पॉइंट, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इट वाइडन्स, कहां तक वाइडन करती है? मेजरलेस, विच इज बियॉन्ड द मेजरमेंट, जिसको मनुष्य नाप नहीं सकता। साइट, ये वो ऐसा दृश्य, आप कह ही नहीं सकते कि ये मेरी दृष्टि वहां तक है, या दूरबीन से या टेलीस्कोप, कोई भी यंत्र ले आओ, यू कैन नेवर नो द लेवल, द लिमिट अप टू विच माई सोल कैन गो, क्योंकि वो लिमिट है ही नहीं, इट इज लिमिटलेस। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। दिस इज द मेन मैसेज।
नाउ आई एम नो मोर माई सेल्फ, आई हैव बिकम अ लिविंग टूल। नाउ देखिए, ये ऑक्सीमोरॉन है, ये एक ऑक्सीमोरॉन है। व्हाट इज एन ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? टू अपोजिट्स आर पुट टुगेदर साइड बाय साइड, दो बिल्कुल अपोजिट चीज। अब टूल जो है हम सब जानते हैं कि वो एक लाइफलेस, इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल थिंग, और लिविंग टूल। तो मैं एक माध्यम बन गया हूं, एक मैं साधन बन गया हूं, एक मैं यंत्र तो बन गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं निर्जीव हूं, लिविंग टूल। और इस टूल को ऑपरेट कौन कर रहा है? गॉड। गॉड इज ऑपरेटिंग, सो आई एम हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि गॉड हैज यूज्ड दिस बॉडी टू ऑपरेट ऑन माय स्पिरिट, अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। और माय स्पिरिट, मेरी आत्मा जो मेरे अंदर ही निवास कर रही है, रिसाइड कर रही है, इट इज लाइक अ वास्ट सन। सन भी कैसा? वास्ट सन, जिसकी लाइट डेथलेस है। देखिए, बॉडी जो है वो अब कहीं नहीं जा सकती, इट हैज बिकम डेथलेस। डेथ और बॉडी, हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखते हैं। बॉडी जो है गॉड का ऐसा टूल बन गई है जिसके अंदर आत्मा जो है हमेशा लाइट से भरी हुई रहती है। हमेशा आत्मा लाइट से भरी रहती है, तो बॉडी का एक एक सेल इल्यूमाइंड रहता है, एक एक सेल इल्यूमाइंड रहता है, तो ओपल और हाईलाइन के चैनल बन जाते हैं शरीर के अंदर, वो बन जाते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है टाइम अब मुझे कंट्रोल नहीं करता, टाइम को मैं कंट्रोल करता हूं। सो दिस इज बेसिकली द पोएम। थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेटाफर्स को समझिए, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, देन इट रिमेन्स नो मोर अ डिफिकल्ट पोएम। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, मेटाफर्स का यूज करा है। अगर पोएम के फॉर्म की बात करें, इट्स वेरी सिंपल बिकॉज इट इज ऑफ 14 लाइन्स, इट इज अ सोनेट। Structure wise, it is example of a Petrarchian sonnet. Why? There is a sestet, एक 6 लाइन का है, और ऊपर जो 8 लाइन है, they are divided into octave, 2 quatrains of an octave. और राइम स्कीम है सोनेट की ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी, ई डी ई, इस तरह से ही राइम स्कीम इसकी चल रही है। मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर इन iambic pentameter, जो जनरली सोनेट का मीटर होता है। थीम की बात करें, मोटा हम बेसिकली समझ चुके हैं इसको। बेस्ड ऑन हिज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल योगा या पूर्ण योग, एंड डिस्क्राइब्स द रिदमिक लाइफ। जब हम लाइफ रिदम में हो जाते हैं, व्हेन देयर इज योग, व्हेन देयर इज एवरीथिंग इन हार्मनी, डिवाइन स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सरसाइज। The profound changes, कौन से profound changes that occur, कब होते हैं? The person when they undergo a journey of inner awakening। ये जो नर्व्स का चैनल बनना है, वो अंडरगोइंग जब होती है, एंड एनलाइटनमेंट, और उससे एनलाइटनमेंट होता है। वही जो मैंने टर्म यूज करी थी, एपिफेनी। एनलाइटनमेंट इज जागृति, अचानक आपको पता चलता है, एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, अवेकनिंग होती है कि आपको पता चलता है योर सोल रूल्स यू। ट्रांसेंडिंग, जो ट्रांसेंड करती है, जो एक्सपीरियंस आपको बियॉन्ड लेकर जाता है, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। व्हाट इज ह्यूमन कंडीशन? हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन है टेम्परेरीनेस, इस संसार में लिमिटेड टाइम के लिए इस शरीर का होना। लेकिन ये जो अवेकनिंग है, ये हमें इस कंडीशन से परे ले जाती है। Aurobindo often writes about realization of the divine within oneself। डिवाइन के लिए आपको अपने शरीर को छोड़कर ऊपर जाने की, देखने की जरूरत नहीं है। Within oneself, transformation reflect this theory describes the awakening to higher truth and the realization of divine potential, हमारी जो potential है। So the poem suggests that through transformation, इस transformation के द्वारा one can achieve what one can achieve harmony and oneness with universal, with the divine spirit। जितनी अरबिंदो के वर्क्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर छुपा हुआ है।
So that's all, friends. I hope you like my explanation of this poem. Though it's a bit difficult, try to understand the basic concept behind this poem and enjoy its meaning. Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.